आर्यन बेटा, उठ जाओ। सुबह हो गई है और मंडी जाने का समय भी हो गया है। जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमें बहुत सारा काम निपटाना है। आ रहा हूँ पिताजी, बस 2 मिनट दीजिए, अभी उठकर तैयार होता हूँ, आप चिंता मत। आज हमें ताज़ा सब्जियां बेचनी है बेटा, तभी तो घर का खर्चा ठीक से चल पाएगा। अगर समय पर मंडी पहुंचेंगे तो अच्छी बिक्री भी होगी, इसलिए जरा जल्दी करो। पिताजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं काफी समय से सोच रहा था, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए जरा मेरी बात ध्यान से। बोलो बेटा, क्या बात है? तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? खुलकर बताओ, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। पिताजी, मैं आपसे सच बताना चाहता हूँ। मैं राजा साहब की बेटी रिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पागल मत बन बेटा, जरा हकीकत को समझो। वह राजा की बेटी है और हम तो मामूली गरीब लोग हैं। हमारे और उनके बीच बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल। पिताजी, प्यार में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती। सच्चा प्यार तो दिल से होता है, जहां इंसान की भावनाएं मायने रखती है, न कि उसकी हैसियत या धन दौलत। मुझे विश्वास है कि अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बेटा, ऐसी बातें मत कर। ये सिर्फ जिद और भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला लगता है। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जरा समझदारी से सोचो और इस जिद को यहीं छोड़ दो। नहीं पिताजी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आज से अन्नजल त्याग दूंगा। जब तक आप मेरी इस इच्छा को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। हे भगवान, ये लड़का तो पूरी तरह जिद पर अड़ गया है। इसे समझाओ भी तो कैसे समझाओ? मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। 2 पूरे दिन गुजर जाते हैं, लेकिन आर्यन ने अन्नजल का एक कण भी ग्रहण नहीं किया। उसकी हालत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यह देखकर दीनानाथ के दिल में चिंता और डर बढ़ने लगता है। दिन बीत गए, आर्यन ने कुछ भी नहीं खाया पिया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे राजा साहब के पास जाना ही होगा। चाहे जो भी हो, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं हर कदम उठाऊंगा। फिर दीनानाथ भारी कदमों और बोझिल दिल के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में डर और उम्मीद दोनों ही चल रहे होते हैं। प्रणाम राजा साहब, मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन आज एक पिता की मजबूरी मुझे आपके दरबार तक खींच लाई है। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनने की कृपा करें। कौन हो तुम और यहाँ क्या काम है? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि सीधे हमारे दरबार में आ पहुँचे? जो भी कहना है साफ साफ और जल्दी बताओ। हुजूर, मैं जानता हूँ मेरी बात सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं सच कहने आया हूँ। मेरा बेटा आर्यन, वह आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता है। उसकी यही इच्छा है और उसी के लिए मैं आज आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, एक मामूली सब्जी बेचने वाले की ये मजाल कि हमारी बेटी का हाथ मांगे। अपनी औकात भूल गया है क्या? सोच समझकर बात किया कर, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। माफ करें हुजूर, मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। मेरा बेटा जिद पर अड़ा हुआ है। वह आपकी बेटी से बहुत प्रेम करता है। मैं एक लाचार पिता हूँ। उसकी जान बचाने के लिए ही आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। सिपाहियों, इसे तुरंत पकड़ो और अभी के अभी इसे मौत के घाट उतार दो। ऐसे दुस्साहस की सजा यही है, ताकि आगे से कोई हमारी शान के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न करे। रुकिए महाराज, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। यदि आज्ञा हो तो एक छोटा सा मशविरा पेश करना चाहता हूँ। शायद इससे इस मामले का कोई बेहतर हल निकल। बोलो मंत्री जी, क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहते हो तो निसंकोच कहो। अगर तुम्हारे पास इस समस्या का कोई उचित समाधान है
तो हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। महाराज, इसे यूं ही दंड देने से राज्य में आपकी बदनामी फैल सकती है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। क्यों न हम इसके सामने एक ऐसी शर्त रख दें जो सुनने में तो उचित लगे, लेकिन असल में नामुमकिन हो, ताकि बिना किसी विवाद के बात भी टल जाए। विचार अच्छा है मंत्री जी, इसमें समझदारी भी है और हमारी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। जी हुजूर, आप जो भी आदेश देंगे मैं ध्यान से सुनने और उसे अपने बेटे तक पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। कृपया अपनी शर्त बताइए। अपने बेटे से कहो वह ऐसा काम करके दिखाए जो आज तक न किसी ने देखा हो न सुना हो, कुछ बिल्कुल अनोखा असंभव सा कार्य। अगर वह यह कर दिखाता है तभी हम इस विवाह के बारे में सोचेंगे। हुजूर, अगर मेरे बेटे ने आपकी ये शर्त पूरी कर दी, अगर वह सच में कोई ऐसा अनोखा काम करके दिखा दे जो आज तक न देखा गया हो न सुना गया हो, तो क्या तब आप अपनी बेटी का विवाह उससे करने के लिए राजी हो जाएंगे? अगर तुम्हारा बेटा हमारी शर्त पूरी कर देता है तो हम वचन देते हैं रिया का हाथ उसे सौंप देंगे। अब जाओ यहाँ से और उसे हमारी यह चुनौती बता दो। दीनानाथ भारी मन और थके कदमों के साथ अपने घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही वे आर्यन को पूरी बात विस्तार से बताते हैं। राजा की शर्त, मंत्री की सलाह और अपनी बेबसी सब कुछ। पिताजी, मैं अब उस अनोखे काम की तलाश में निकल रहा हूँ जो आज तक न किसी ने देखा हो न सुना हो। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं हार नहीं मानूंगा। आप मेरा आशीर्वाद दीजिए, मैं जरूर कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस हाल में अकेले कैसे जाने दूं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। तभी चलते चलते उन्हें रास्ते में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। वह साधारण कपड़ों में होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और शांति झलक रही होती है, मानो वह कोई सामान्य इंसान न होकर कुछ खास हो। देखिए पिताजी, वो आदमी ये क्या कर रहा है? वह तो पानी में पूलियां तल रहा है। ये कैसे संभव है? मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। यह तो बिल्कुल अजीब और अनोखी बात है। सच में बेटा, यह तो कोई साधारण इंसान नहीं लगता। जरूर कोई बड़ा जादूगर या सिद्ध पुरुष होगा। जो काम यह कर रहा है वह तो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। हमें इसके पास जाकर पूछना चाहिए, शायद यही हमें हमारे सवाल का जवाब दे सके। चलिए पिताजी, हम इसके पास चलते हैं और इससे ये अनोखी जादुई कला सीखते हैं। अगर हम भी ऐसा कुछ करना सीख जाए तो शायद मैं राजा साहब की शर्त पूरी कर सकूं। हो सकता है यही वह रास्ता हो जिसकी हमें तलाश थी। नहीं, मैं तुम्हें यह कला नहीं सिखा सकता। यह साधारण विद्या नहीं है। इसे सीखने के लिए बहुत तपस्या और योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। मेरे गुरु आगे जंगल के भीतर रहते हैं। अगर सच में सीखना चाहते हो तो उनके पास जाओ, वही तुम्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। फिर दोनों, दीनानाथ और आर्यन, हिम्मत जुटाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। जंगल और भी घना होता जाता है। रास्ता कठिन और सुनसान हो जाता है, लेकिन उनके इरादे पहले से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। हर कदम के साथ उनके मन में एक नई उम्मीद जागती है कि शायद आगे उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वे उस अनोखे काम को पूरा कर सकें। अरे बेटा, जरा देखो तो, वो आदमी क्या कर रहा है? वह तो जमीन पर ही मछलियां पकड़ रहा है। ये तो और भी अजीब है। ऐसा नजारा तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लगता है हम सच में किसी अनोखी जगह पर आ पहुंचे हैं। नमस्ते गुरुजी, हम दूर से सिर्फ एक उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। कृपया हमें भी यह अद्भुत कला सिखा दीजिए। हम सीखने के लिए तैयार हैं और आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं, मैं तुम्हें यह कला नहीं सिखा सकता। यह साधारण विद्या नहीं है। इसे सीखने के लिए बहुत तपस्या और योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। मेरे गुरु आगे जंगल के भीतर रहते हैं।
अगर सच में सीखना चाहते हो तो उनके पास जाओ, वही तुम्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। फिर दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जंगल अब और भी रहस्यमय हो जाता है। चारों ओर सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब सी शांति छाई रहती है। गुरुजी, हम आपके चरणों में विनती करते हैं, हमें ऐसी अद्भुत और अनोखी कला सिखाइए जो आज तक इस दुनिया में किसी ने न देखी हो न सुनी हो। हम कठिन से कठिन परीक्षा देने को तैयार है, बस हमें सही मार्ग दिखा दीजिए। ठीक है, अगर तुम सच में इस अनोखी कला को सीखना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें पूरे 1 साल तक इस कमरे में बंद रहना पड़ेगा, बिना बाहर निकले, बिना किसी से मिले। तभी तुम इस विद्या के योग्य बन पाओगे। सोच लो, यह रास्ता आसान नहीं है। ठीक है गुरुजी, अगर यही परीक्षा है तो मेरा बेटा इसे जरूर पूरा करेगा। मैं जानता हूँ यह रास्ता कठिन है, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। वह यहाँ रहेगा और आपकी हर शर्त का पालन करेगा। बस आप उसे सही मार्ग दिखाइए। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आप ठीक 1 साल बाद मुझे लेने आना। तब तक मैं पूरी मेहनत और लगन से इस कला को सीखूंगा, और जब वापस आऊंगा तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अगर मेरे पिता ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वे तुम्हें तुरंत मार डालेंगे। बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो। क्या? लेकिन उन्होंने तो मुझे यह कला सिखाने का वादा किया है। मैं तो उसी भरोसे यहाँ आया हूँ। अगर यह सब सच नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? मैं तो अपने सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ तक आया हूँ। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। वह किसी को कुछ नहीं सिखाते। वह एक दुष्ट जादूगर है जो लोगों को धोखे से यहाँ लाकर कैद कर लेते हैं। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत देर हो। अब मैं क्या करूँ? एक तरफ मेरी जान का खतरा है और दूसरी तरफ मुझे अपनी शर्त भी पूरी करनी है। मैं इतनी दूर सिर्फ हार मानने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें गुपचुप तरीके से सारे जादू सिखा दूंगी ताकि मेरे पिता को जरा भी शक न हो। लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक छोटी सी गलती भी हम दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किरण। तुम सच में बहुत नेक दिल और बहादुर हो। इस मुश्किल समय में तुमने मेरी मदद करने का जो फैसला लिया है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी शर्त भी पूरी कर पाऊंगा। अब ज्यादा बात मत करो, चुपचाप अभ्यास में लग जाओ। अगर तुमने पूरे मन से मेहनत की तो 1 साल के भीतर तुम इस विद्या में माहिर हो जाओगे। बस ध्यान रखना, किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना हम दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत जाता है। भारी मन और उम्मीद भरी आंखों के साथ वह उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्होंने आर्यन को छोड़ा था। गुरुजी, पूरा 1 साल बीत चुका है। अब मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। कृपया बताइए, मेरा बेटा कहाँ है? वह ठीक तो है ना? मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। कौन बेटा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे किसी आर्यन के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ कोई नहीं है। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरा बेटा यहीं इसी कमरे में था। मैंने उसे अपनी आंखों से यहाँ छोड़ा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे मेरा बेटा अभी के अभी वापस चाहिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। उस कमरे में अब सिर्फ हड्डियां मिलेंगी। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और यहाँ खड़े रहकर शोर मचाने से कुछ नहीं बदलेगा। तभी अचानक वहां आर्यन सामने आ जाता है। उसे सही सलामत देखकर दीनानाथ की जान में जान आ जाती है। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल सुरक्षित हूँ।
मैंने हार नहीं मानी, बल्कि इस 1 साल में बहुत कुछ सीख लिया है। अब मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया हूँ और अपनी शर्त पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बेटा, तुझे सही सलामत देखकर मेरी तो जैसे जान में जान आ गई। ये सफेद कपड़ा और लो और थोड़ा छोटे बन जाओ। हमें अभी बहुत संभल कर रहना होगा, किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। कुछ ही पलों में वह इतना छोटा हो जाता है कि किसी की नजर उस पर आसानी से नहीं पड़ती। इसका फायदा उठाकर वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। पिताजी, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको अपना जादू दिखाता हूँ। अब तक जो हुआ वो तो बस शुरुआत थी, असली कमाल तो अब देखने को मिलेगा। क्या करने वाले हो बेटा? तुम्हारी आंखों में जो आत्मविश्वास दिख रहा है, उससे लग रहा है कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। पिताजी, अरे वाह, ये गाय तो बड़ी बढ़िया लग रही है। बताओ इसका क्या दाम लगाओगे? अरे वाह, ये गाय तो बड़ी बढ़िया लग रही है। बताओ इसका क्या दाम लगाओगे? भाई, ये कोई आम गाय नहीं है, बड़ी ही अच्छी और दूध देने वाली है। इसके लिए कम से कम 500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। अब ये गाय मेरी हुई। आज तो बड़ा अच्छा सौदा हाथ लगा है। जैसे ही सौदा पूरा होता है, अचानक वो गाय वहां से गायब हो जाती है। अरे, ये क्या हुआ? गाय अचानक कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? पिताजी, अब तो असली मजा आएगा। अब अगली बारी राजा साहब की है, उन्हें भी सबक सिखाना जरूरी है। चलो, अब उन्हें अपना जादू दिखाते हैं। इसके बाद दोनों बिना देर किए राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं। राजा साहब, अब शर्त पूरी करने का समय आ गया है। हम अपना वादा निभाने के लिए हाजिर है। अब आपकी बारी है। अच्छा, तो आखिर तुम आ ही गए। चलो, अब दिखाओ क्या अनोखा काम करके लाए हो तुम। देखते हैं तुम्हारी बातों में कितना दम है। राजा साहब, कल सुबह जब आप यहाँ आएंगे, तो आपकी आंखों के सामने एक भव्य और विशाल महल खड़ा होगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको मेरा कमाल खुद दिखाई देगा। रातों रात महल बना दोगे? ये तो नामुमकिन सा लगता है। चलो, देखते हैं तुम्हारा ये दावा कितना सच साबित होता है। अगर सुबह तक महल बन गया, तो रिया मेरी होगी। यही हमारी शर्त है, राजा साहब। मंजूर है, लेकिन याद रखना, अगर महल नहीं बना तो इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी आर्यन वहां आता है और अपने जादू की शक्ति का इस्तेमाल करता है। कुछ ही पलों में उसकी जादुई ताकत से वहां एक भव्य और विशाल महल खड़ा हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना भव्य और सुंदर महल, मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। महाराज, यह तो सच में एक चमत्कार है। ऐसा अद्भुत दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा। रातों रात इतना भव्य महल बन जाना, यह तो अविश्वसनीय है। पिताजी, आर्यन ने अपनी शर्त पूरी कर दी है। उसने सच में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। अब आपको भी अपना वादा निभाना होगा। आर्यन, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारी ताकत और हिम्मत सच में काबिले तारीफ है। महाराज, ये सब मेरे प्यार और मेहनत का नतीजा है। अगर इरादे सच्चे हों, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। महाराज, क्या अब इस रिश्ते को पक्का समझा जाए? हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब देर किस बात की। आज ही पूरे धूमधाम और शाही अंदाज में शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। पूरा राज्य इस खुशी का जश्न मनाएगा। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिया,
अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम हमेशा साथ रहेंगे।